हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू एग्रीमेंटर सागर। एग्रीमेंटर सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। तो गाइस, आपको पता है कि हम प्रीवियसली 2021 में 8/11 2020-21 का जो पेपर हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चंस हमारे आए थे उनका वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने 2 पार्ट कवर किए हैं और उन 2 पार्ट में 50 क्वेश्चंस, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे बच्चों? 50 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके थे। तो आज हम रिमेनिंग 50 क्वेश्चन जो उसके बचे हैं एग्रीकल्चर के, वो वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपने 50 क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे और उनमें से बहुत सारा डेटा जो मैंने उसमें मेंशन किया था तो वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो बेटा, हमारा कुछ नहीं है, वो डेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगेन आपने देखा होगा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कम से कम कुछ नहीं 100 में से 1-2 क्वेश्चन उसने वहीं के वहीं रिपीट कर दिए। अब सोचो कि एक पेपर में 100 क्वेश्चन में से वहीं के वहीं क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में भी नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं हम, और आज का हमारा 51 क्वेश्चन है। कौन सा है? 51वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूडर क्रॉप्स इज क्लासिफाइड एज खरीफ फूडर। मतलब निम्नलिखित में से किस चारा फसल को खरीफ चारे के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें से पूछ रहा है कि भाई खरीफ के चारे वाली फसल, खरीफ के चारे वाली फसल कौन सी है? देखो, ओट्स नहीं होती, बरसीम नहीं होती, लूसर नहीं होता बेटा। ठीक है, तो खरीफ के चारे में कौन सी आएगी? हमारा राइट आंसर होगा ज्वार। अब बोलोगे सर ओट्स, ओट्स आती है बेटा आपकी रबी के में। किसमें आती है? रबी सीजन में ओट्स लगाते हैं। बरसीम आपको पता होगा, बरसीम हम कब लगाते हैं? बरसीम होती है आपकी जो ठंड वाली रबी वाली होती है ना, उसी में आपकी ये वर्षिम आ जाती है, लूशन भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कुछ चीजें मेंशन की है। तो यहाँ पे जो खरीफ के चारे के लिए कौन कौन सी फसलें, देखो खरीफ का चारा पहले कब लगाया जाता है? जून जुलाई में। और इसमें कौन कौन सी आती हैं? ज्वार, बाजरा और मक्का। ये हमारी खरीफ की चारे वाली फसलें होती हैं। इसके बाद जो ज्वार होता है वो दलहनी फसलों के साथ कैसे लगाते हैं? 1:2, 1:3 के अनुपात में मिलाकर यदि लगाते हैं तो इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं रबी के चारे की फसलें, तो रबी के चारे में जौ आ जाता है, जई आ जाता है। ठीक है, तो ये सब है हमारे क्लासिफिकेशन। तो यहां से आप नोट डाउन कर लेना कि कौन सी खरीफ के चारे की फसलें हैं और कौन सी हमारी रबी की चारे की फसलें होती हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 52 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। एलोइंग सिम्टम्स ऑफ ओल्डर लीव्स ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। मतलब पौधे की पुरानी पत्तियों के पीलेपन के लक्षण इसकी कमी के कारण होते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जो पौधे की पुरानी पत्तियां होती हैं, देखो पौधे में 2 पत्तियां निकलती हैं, एक नई है ना, एक पुरानी, मतलब यंगर या न्यू लीफ या फिर ओल्ड लीफ। ठीक है, तो यदि पुरानी पत्तियां प्लांट में पीली पड़ रही हैं तो किसके कमी के कारण होता है? तो बेटा बिल्कुल सी सही बात है, आंसर हमारा होगा बी। लेकिन लेकिन हमारा उद्देश्य यहां पर आंसर देखना नहीं, आंसर तो आप इजीली कर लोगे। अब देखो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली एक टेबल यहाँ पर मेंशन कर दिए, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छे से विजिबिलिटी नहीं है क्या? ठीक है, यहां पर मैंने कंप्लीटली इसको मेंशन किया डिफिशियंसी सिम्टम्स। अब देखो यहां पर मैं, चलो एक बार इसको लिख देता हूं। ओल्ड लीव्स होती है जो, मतलब पुरानी पत्तियां, पुरानी पत्तियां। इसके बाद आती है न्यू लीव्स, है ना, नई पत्तियां, नई पत्तियां। इसके बाद आती हैं ओल्ड और न्यू, मतलब पुरानी और नई, पुरानी और नई। फिर आती है टर्मिनल बड, टर्मिनल बड। ठीक है, टर्मिनल
बर्ड। अब देखो यहां पर जो पुरानी पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो आपकी पुरानी पत्तियां होती है, विजिबिलिटी नहीं है क्या इस पेन की? चलो देखते हैं, इससे देखते हैं। तो इन पर किसके सिम्टम्स आते हैं? पुरानी पत्तियों पर कौन कौन से तत्व के सिम्टम्स आते हैं? तो वो है हमारा एन यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और मैग्नीज और मोलिब्डेनम। इनके किस पर आएंगे बेटा? इनके आएंगे हमारी पुरानी पत्तियों पर, ठीक है। इसके बाद यदि न्यू लीव्स पर देखें तो किनके सिम्टम्स आते हैं न्यू लीव्स पर? न्यू लीव्स पर आते हैं सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि जिंक जो होता है आपका दोनों पर प्रभाव डालता है, जिंक का लक्षण कहां पर प्रदर्शित होता है? दोनों पर, नई और पुरानी पत्तियों दोनों पर होता है। यदि हम टर्मिनल बट की बात करते हैं, यदि डिफिशियंसी आपकी कैल्शियम की कमी पौधे में या फिर आपकी बोरॉन की कमी होती है, तो ये किस पर डालेगा? टर्मिनल बड पर। किस पर डालेगा? टर्मिनल बड पर इसके लक्षण जो है, सिम्टम्स जो है प्रदर्शित होंगे। अब देखो एक चीज और होती है, जो आपका एनपी के, एमजी और मोलिब्डेनम, ये जो होता है बेटा, ये दो टाइप से प्रभाव डालता है पत्तियों पर। कैसे डालेगा? एक तो होता है विथ डेड स्पॉट, यानी क्या बनाएगा? ये डेड स्पॉट बनाएगा पत्तियों पर। एक होता है नो डेड स्पॉट, मतलब एक डेड स्पॉट नहीं बनाएगा। तो डेड स्पॉट कौन कौन बनाता है? पोटेशियम और मोलिब्डेनम। जबकि डेड स्पॉट कौन नहीं बनाता? नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। ये क्या करेगा? यदि जो आपकी बीन्स होती हैं, बीन्स बेंस जानते हो, पत्तियों में जो छोटी छोटी सी सिराएं होती है उसमें बोलते हैं बेंस। तो जो आपकी बेंस होती हैं वो कैसी होती है? ग्रीन हो जाती है। किसकी डिफिशियंसी पर? एमजी की डिफिशियंसी पर। और एलोइस किसकी डिफिशियंसी पर हो जाती है? नाइट्रोजन की डिफिशियंसी पर। तो आप, और इसके बाद हम देखते हैं नई पत्तियों में। नई पत्तियों में भी इसी टाइप से होता है। जो बेंस को ग्रीन करेगा वो होता है आयरन और मैग्नीज, ठीक है। इसके बाद यदि येलो बीन्स हो रही है तो वो सल्फर और कॉपर की वजह से होगा। यहां मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं, मैंने एक ट्रिक बनाई है इसकी, तो एक ट्रिक याद करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि मैं इस ट्रिक का यूज करता हूं तो, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलता हूं नाना पाटेकर मांगे मोहब्बत किससे बेटा? ओल्ड लेडी से। ओल्ड लेडी से। अब देखो यहां पर नाना पाटेकर, देखो नाना ना मतलब नाइट्रोजन, पाटेकर यानी फास्फोरस, ठीक है। पाटेकर के भी आ गया ना यहाँ पर, एन नाना पाटेकर, एन पी के यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और क्या लिखा है? मांगे मतलब एम जी, मोहब्बत मतलब आपका आ जाएगा एमओ, ठीक है। तो यदि एनपी के एमजी होगा तो किस पर सिम्टम्स आएंगे? पुरानी पत्तियों पर, है ना। नाना पाटेकर मांगे मोहब्बत ओल्ड लेडीज। यदि एनपी के होगा, एनपीके एमजीएमओ आएगा तो किस पर सिम्टम्स आएंगे? पुरानी पत्तियों पर। इसके बाद एक ट्रिक और होती है नए लड़के सरफरे माने की, ठीक है। सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर, इनके सिम्टम्स किस में आएंगे? नई पत्तियों पर। आई होप कि ये पूरा चार्ट आपको समझ में आया होगा। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में बना लेना और उसे याद कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार एक ना एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। द एज ऑफ कैटल कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द हॉर्न रिंग। जो मवेशी होते हैं तो उनकी उम्र को किससे डिटरमाइन करते हैं बेटा? उनकी उम्र को हॉर्न में जो रिंग होते हैं, छल्ले बनते हैं, उन्हें देखकर निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है इन द केस ऑफ इंडियन काउ, भारतीय नस्ल, भारतीय गाय के संदर्भ में
If two horn ring are seen on the each horn, so what will be its approximate age? मतलब यदि भारतीय नस्ल में देखें तो उसमें मतलब टू हॉर्न रिंग होते हैं, मतलब एक सींग में कितने रिंग दिखाई दे रहे हैं, कितने छल्ले बन रहे हैं, 2, तो उसकी उम्र क्या होगी? अब एक तो इसका राइट आंसर होगा बेटा हमारा सी ऑप्शन नंबर, कितना होगा? 4.5 वर्ष। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, सींगों द्वारा पशु की आयु ज्ञात करना। तो ये कैसे करते हैं? गाय बैल एवं भैंस के सींगों पर छल्ले, पहले छल्ला जो बनता है बेटा वो बनता है कितना? 2 वर्ष में। जो पहला छल्ला बनता है वो बनता है 2 वर्ष में, और कोई छल्ला नहीं बनता। ठीक है, मतलब पहले 2 वर्ष की आयु तक कोई भी छल्ला नहीं बनेगा। तीसरे वर्ष में कितना? एक छल्ला बनेगा। मतलब यदि जब तक 2 वर्ष के हो जाएंगे तो कोई भी छल्ला नहीं बनेगा। 30 वर्ष की आयु से छल्ला बनना स्टार्ट होते हैं। इसके बाद प्रति वर्ष एक छल्ला बनता जाता है, मतलब 2 वर्ष तक कोई छल्ला नहीं बनता, कोई रिंग नहीं बनता। लेकिन आफ्टर 2 ईयर क्या होता है? एक एक छल्ला हर साल बढ़ता जाता है। तो यहां पर देखो कैसे करेंगे, पशु की आयु वर्षों में ज्ञात कैसे करेंगे हम? R+2, यानी R क्या है यहाँ पर बेटा? छल्लों की संख्या है। मतलब अब उसमें क्या लिखा है? 2 छल्ले हैं। ठीक है, और क्या लिखा है इसमें? 2 छल्ले और 2 साल की आयु इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। 2 वर्ष की आयु के बाद छल्ला बनना स्टार्ट होता है ना, तो 2 वर्ष तो हम उसमें ऐड करेंगे ही करें। ये 2 वर्ष कैसे है? जो पहले 2 वर्ष तक कोई छल्ला नहीं बना ना, तो उसको ऐड करेंगे, और प्लस में 2 छल्ले उसके उस पर है, तो हम बोलेंगे कि कितना हो गया हमारा? 4 वर्ष का पशु हो गया, यानी उसकी आयु कितनी हो गई? 4 वर्ष की हो गई है। यहां पर देखो, यहां पर कोई ऑप्शन में 3.5 था, 2.5 था, तो 2.5 हमारा करेक्ट नहीं होता, क्योंकि 4 हो रही है, 3.5 भी करेक्ट नहीं होता। तो 4.5 ईयर यानी 4.5 वर्ष ही करेक्ट होगा बेटा, क्योंकि ये 4 से ज्यादा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पैडी? इतना सा चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है यार, इसलिए बोलते हैं कि वानस्पतिक नाम बहुत ही जरूरी होते हैं। ठीक है, तो आपका चाहे ओलेरिकल्चर में मतलब सब्जियों के नाम हो, ठीक है, या फिर वो आपके फसलों के नाम हो, इनके क्रोमोसोम नंबर प्लस इनका क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर और बॉटनिकल नेम बेटा याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है एक। ठीक है, तो इसका क्या होगा राइट आंसर? सबको पता होगा, राइस का साइंटिफिक नेम या फिर बॉटनिकल नेम क्या होता है बेटा? इसका होता है ओराइजा सटाइवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग इज डैश डेज। ठीक है, मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखो जो रखी जाती है, पूछा है उसमें कितने दिन होते हैं? जो मुर्गी में अंडा होता है, ठीक है, अब अंडे से आपको चूजा बाहर निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इनक्यूबेटर में रखना पड़ेगा। इनक्यूबेटर एक मशीन होती है, यदि आपको मुर्गी के अंडा नहीं सहना है, आर्टिफिशियल तरीके से अंडे को सहना है, ठीक है, उसकी हैचिंग करवानी, तो कहाँ रखोगे आप? इनक्यूबेशन में रखोगे। तो उसका पीरियड क्या होता है बेटा? या फिर मुर्गी द्वारा हीट दी जाती है। इनक्यूबेशन मतलब जो मुर्गी द्वारा अंडे को हीट दे जाती है, तो ठीक है, उस पर कितना रहता है आपका? 21 दिन रहता है, 21 डेज तक इंक्यूबेशन में रखा जाता है उसको। नेक्स्ट है हमारा, इन इंडिया ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड टू क्रिएट अ नेशन वाइड मिल्क ग्रिड इन द ईयर। जो भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम था वो किस वर्ष में राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनने के लिए शुरू किया गया था? ठीक है, तो सबको पता होगा बेटा 1970, 1970 में ये शुरू किया गया था। और ऑपरेशन फ्लड तो था जो श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड दोनों एक साथ ही कब? 1970 में। किसके द्वारा बेटा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या है ये? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, जिसके फलस्वरूप दूध उत्पादन में क्रांतिकारी बढ़ोतरी हुई। तभी से हमारा भारत क्या हो गया है? वर्ल्ड में नंबर 1 बना है मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, 1965-66 में क्या था? नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे एवं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के प्रयासों से क्या आई थी? हरित क्रांति। अब देखो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन और मेंशन कर दिया, 1965 to 66 डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग एवं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के प्रयासों से हरित क्रांति आई थी। तो अब क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था आपका हरित क्रांति 1965 से 66 में। और यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि जो हरित क्रांति थी वो किस पंचवर्षीय में आई थी? तो ये आई थी बेटा 4th।
चौथी पंचवर्षीय में। और पंचवर्षीय योजनाएं कब शुरू हुई थी? पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी 1951 से। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन इज सुटेबल फॉर पोटैटो कल्टीवेशन? सिंचाई की निम्नलिखित में से कौन सी विधि आलू की खेती के लिए उपयुक्त है? फ्लड, बाढ़ इरिगेशन है क्या? नहीं। अब देखो, हिंदी माध्यम के छात्र विशेष ध्यान दें। अब यहां पर देखो, बाढ़ विधि को लिख दिया इन्होंने हिंदी का, सीधा सीधा क्या है, जैसे हम मोबाइल में टाइप करते हो अपन इंग्लिश, उसका लिख देते हो। ठीक है, ऐसे ही यहां पर इन लोगों ने क्या किया, उसी का हिंदी में लिख दिया फ्लड, फ्लड का फ्लड। तो कंफ्यूज मत होना बेटा, इसीलिए बोलते हैं कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को भी विशेष रूप से याद किया करो। तो फ्लड इरिगेशन या बाढ़ इरिगेशन नहीं करेंगे। स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर लगाते हो क्या पोटैटो में? नहीं लगाते, आलू में। ठीक है, सबसे सुटेबल मेथड होता है इसके लिए फर्रो। फर्रो जानते हो? जैसे मान लो ये आपकी क्या बनाई जाती है, क्यारी, क्यारी बनी होती है बेटा। ठीक है, ये क्यारी बनी होती है। यहां पर ये क्या है, ये आपकी फर्रो इसी टाइप से बना दी जाती है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अब यहां जो ऊपर वाली होती है बेटा, ये होती है आपकी रिज, ये होती है रिज, और ये जो गहरी होती है ये होती है आपकी फर्रो। आलू कहां लगाते हो आप? रिज पर, और सिंचाई करोगे, पानी दोगे फर्रो में। तो जो फर्रो मेथड होती है यही सबसे अच्छी विधि मानी जाती है आलू की खेती में पानी देने के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद 58 क्वेश्चन हमारा, वर्किंग कैपिटल इन डेयरी फार्म refers to the capital needed for the purchase of, एक डेयरी फार्म में कार्यशील पूंजी निम्न की खरीद हेतु आवश्यक पूंजी को संदर्भित करती है। अब जो कार्यशील वर्किंग कैपिटल जो होती है बेटा, यदि डेयरी फार्म है आपने, यदि डेयरी फार्म या कोई भी उद्योग है, तो सीधी सी बात है, पूछ रहा है कि ये कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल किसके उपयोग के लिए रखी जाती है उस उद्योग में। तो सीधी सी बात है भाई, इनपुट सच एज फीड्स एंड फूडर। यदि हम डेयरी की बात करेंगे तो भाई देखो, आप मवेशी खरीदोगे तो वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा आपका। ठीक है, आप एक बार खरीद के लाए, फिर थोड़ी ना आपको बार बार खरीदना है ना, वो कई साल तक आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। लेकिन बेटा उनके लिए आपको खाद और चारा खरीदने के लिए डेली बेसिस पर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए ना, भूसा वगैरह, चारा, कंसंट्रेट खरीदने के लिए। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी बेटा वर्किंग कैपिटल। क्या होती है, किसी भी चीज। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई उद्योग लगा लो, अब मशीनरी लाओगे, मान लो मिल्किंग मशीन लेकर आए, तो वो तो वन टाइम इन्वेस्ट है, डेली डेली तो नहीं लाओगे ना। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कार्यशील, जो डे बाय डेली बेसिस पर आपको उपयोग में लानी पड़ेगी। ठीक है, इक्विपमेंट खरीदने के लिए कोई उपकरण लाओगे, वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, या फिर आप उसके लिए लैंड खरीदोगे, ये भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो वर्किंग कैपिटल मतलब आपकी डेली आवश्यकताओं की, डेयरी में डेली आवश्यकताओं की, प्रति दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पूंजी की आवश्यकता पड़ती है उसे बोलते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल। देखो यहां पर मैंने लिखा भी है, एक वित्तीय मीट्रिक है जो उत्पादन चक्र की लागत आगामी परिचालन व्यय और ऋणों के पुनर्भुगतान को कवर करने के लिए आवश्यक वित्तीय संस्थानों की मात्रा को क्या करता है, दर्शाता है, उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्खन कार्यकर्ता वटर वर्कर को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। वटर वर्कर इज डिफाइंड एज, वटर वर्कर का काम क्या होता है, ये पूछा गया आपसे सीधा सीधा। तो क्या होता है, आमतौर पर एक हाथ से संचालित डेयरी उपकरण है ये, और क्या करता है, मक्खन से छाछ को अलग करने का कार्य करता है। ये क्या करता है बेटा, मक्खन से छाछ को अलग करने का कार्य करता है। कौन, वटर वर्कर। अब आप सोच रहे हो कि कोई आदमी होगा, नहीं बेटा, ये एक मशीन होती है, एक यंत्र होती है। ये देखो यहाँ पर, ये है आपका क्या है, वटर वर्कर। ये हैंड रोटेड होता है, यहाँ हैंडल लगा है ना, ये यहां से इसको घुमाएंगे हम तो ये क्या करेगा, मक्खन और छाछ को अलग अलग कर देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following instrument is used for the measurement of soil moisture? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मिट्टी की नमी या आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? लक्स मीटर,
नहीं है, बैरोमीटर नहीं है, हाइग्रोमीटर नहीं है, हमारा होगा टेंजियोमीटर। अब देखो यहाँ पर मैंने पूरे मीटर मेंशन कर दिए हैं, तो आप आराम से इसका या तो आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, या फिर आप आराम से हमारे टेलीग्राम चैनल, मैं बार बार बोलता हूं, MP PAT PVFT ICAR BHU, ये सब डालना और बाद में डाल लेना बाय एग्री AGRIMENTOR, एग्रीमेंटर सागर, ठीक है, इसके नाम से डाल देना, सर्च करना तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां उसको ज्वाइन करना। और आज ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं वहां पर आपको इसका PDF मेंशन कर दूंगा, वहां से आराम से लिख लेना। अब यहां पर देखो लैक्टोमीटर क्या पूछा गया था आपको, मृदा की नमी मापने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है हमारा टेंजियोमीटर, यहां देखो टेंजियोमीटर, लैक्टोमीटर, टेंजियोमीटर, ये है बेटा हमारा। मिट्टी की नमी का तनाव, सॉइल मॉइस्चर टेंशन मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टेंजियोमीटर के लिए। यहां पर दिया था आपका, क्या दिया था बेटा, यहां पर लैक्समीटर या बैरोमीटर, तो बैरोमीटर यहां पर देखो क्या होता है, बैरोमीटर होता है वायु दाब मापी। तो ये पूरे कंप्लीट याद कर लेना, यहां से एक ना क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, सो प्लीज रीड दिस टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, मेटिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल दैट इंक्रीज होमोजाइगोसिटी इज कॉल्ड, ठीक है। क्या लिखा है कि संबंधित व्यक्तियों के बीच संभोग जो होमोजाइगोसिटी मतलब समानता। अब देखो बेटा यहां पर इन्होंने होमोजाइगोसिटी लिख दिया, जबकि इसका हिंदी में क्या होता है, समयुग्मकता, ठीक है, समयुग्मकता, आप देख लेना उतना मैं हिंदी में, ठीक है। तो होमोजाइगोसिटी इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में पढ़ा करो, ठीक है। तो होमोजाइगोसिटी या फिर इसका होता है समानता, एक रूपता या समानता। तो समानता ऐसी कौन सी ब्रीडिंग होती है, ठीक है, मेटिंग कराते हो जब आप इंडिविजुअल के बीच, जो संबंधित व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के बीच, उनके बीच यदि आप मेटिंग कराते हो, संभोग की क्रिया कराते हो, तो क्या बढ़ेगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। तो वो कौन सी ब्रीडिंग होती है, ठीक है, तो वो होती है हमारी बेटा लाइन ब्रीडिंग, ठीक है। स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन बात अलग होती है, यहां पर क्या होगा स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन में, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, एक मिनट मैं बता देता हूं, यहां पर बेटा समझने वाली चीज है, यहां पर जो रहेगा आपका लाइन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग में क्या होता है, एक मिनट यहां पर देख लो। अब देखो लाइन ब्रीडिंग में क्या लिखा है, लाइन ब्रीडिंग में लिखा है कि यहां जब 4-6 पीढ़ी के बीच संबंधित नर मादा में सहवास होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ब्रीडिंग होती है दो प्रकार की, एक होती है इनब्रीडिंग, एक होती है आउटब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग की बात की जाए, ठीक है, तो इनब्रीडिंग में क्या होता है बेटा, जब 6-4 पीढ़ी मतलब 4 से 6 पीढ़ी के बीच में क्या होता है, मैटिंग कराई जाती है, तो उसे बोलते हैं हम क्या, अंतर प्रजनन। अब इसमें दो मेथड्स होती है, एक होती है सम प्रजनन, एक होती है अंतर्वश प्रजनन, ठीक है। तो जैसे हम क्लोज ब्रीडिंग में देखें तो इसमें क्या होगा, क्लोज ब्रीडिंग में 4 से 6 जनरेशन नहीं ली जाएगी, इसमें जनरेशन गैप नहीं रहता, इसमें जैसे सगी भाई बहन, माँ बेटे, पिता पुत्र, इनमें मेटिंग करा दी जाती है, तो ये होती है हमारी क्लोज ब्रीडिंग। अब जैसे मान लो लाइन ब्रीडिंग पर आते हैं हम, तो लाइन ब्रीडिंग में क्या होता है बेटा, 4 से 6 पीढ़ी का अंतर रखा जाता है, 6 पीढ़ी से ज्यादा नहीं रखा जाता, जैसे चचेरा भाई बहन, दादा दादी, पोता पोती, परपोता, इस टाइप से यदि मैटिंग कराते हो तो ये होगा आपका लाइन ब्रीडिंग। और यदि ये ब्रीडिंग कराते हो तो इससे क्या बढ़ेगा, होमोजाइगोसिटी, समानता बढ़ेगी। और इस ब्रीडिंग कराने का उद्देश्य एक ही होता है, किस नस्ल की प्राप्ति करना बेटा, प्योर लाइन ब्रीड डेवलप करना। क्या करना, ये भी नोट डाउन कर लेना, प्योर लाइन ब्रीड, है ना, प्योर लाइन नस्लों को डेवलप करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाउल कॉलरा, इसके कारण होता है, ठीक है।
जो फाउल कॉलरा है वो किसके कारण होता है? हाइमोफेलस ग्लेरम नहीं होता। यहां पर लिखा है आपका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, क्या है, किसके कारण होता है ये होता है हमारा पास्चुरेला मल्टोसिडा। किसके द्वारा होता है? पास्चुरेला मल्टोसिडा। चलो ठीक है, ये तो पता चल गया, लेकिन ये है क्या? तो बेटा फाउल कोलेरा होता है किसमें? पोल्ट्री में, टर्की और डक में। ये कैसा है? जो फाउल होते हैं ना, ठीक है, जो पक्षी होते हैं उन्हीं में होता है ये। तो कौन सा? पोल्ट्री में होता है हमारा ये। पोल्ट्री के साथ साथ किस में होता है? टर्की में हो जाता है और डक में हो जाता है, बदक में हो जाता है। इसके लक्षण देखो क्या होता है, बिना कोई लक्षण दिखाए ही पक्षी हमारा क्या हो सकता है? उसकी डेथ हो सकती है। यदि वो कम रूप से गंभीर है तो तेजी से सांस लेने लगता है, खुली चोंच हो जाती है उसकी, पंख फड़फड़ाने लगते हैं, ठीक है, और क्या हो जाता है? पीले रंग का डायरिया वो करने लगता है। दस्त कैसे करने लगता है? पीले रंग के, ठीक है, ये उसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी तो फसई, बोले तो क्या? फसई, फूड सेफ्टी, इसको याद कर लेना, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसई, द मिनिमम मिल्क फैट परसेंटेज ऑफ बफेलो मिल्क। तो इसने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू फसई, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के अनुसार भैंस के दूध का न्यूनतम वसा प्रतिशत कितना होना चाहिए? ये पूछ रहा है किसके अकॉर्डिंग? जो हमारा फसई। अब फसई क्या होता है बेटा? ये जो फसई है, ये जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड, एक मानक तैयार करता है कि इस स्टैंडर्ड से आपको हर एक प्रोडक्ट को मेंटेन करना है ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर उल्टा प्रभाव ना पड़े, ठीक है, उनका स्वास्थ्य खराब ना हो, इसीलिए ये एक स्टैंडर्ड तैयार करता है। तो जो इसने एक स्टैंडर्ड तैयार किया, उसने क्या बोला कि यदि भैंस है तो उसके दूध में मिनिमम फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए? तो वो है हमारा 5 से 6%। यहां पर देखो बेटा, मैंने ये बढ़िया सी एक टेबल मेंटेन यहां पर मेंशन कर दी है, ठीक है। इस टेबल में आप देख सकते हो काउ मिल्क में मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एसयूपी कितना होना चाहिए, ठीक है। कैमल में कितना होना चाहिए, बफेलो का दिया, ये देखो यहां से बफेलो का क्वेश्चन पूछ ही लिया। सीप मिल्क एंड गोट मिल्क में कितना होना चाहिए, तो यहां से ये पूरी टेबल आप याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन देखो यहां से आ रहे हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल ग्रोविंग सीजन इन अ डे, भूमि शुष्क भूमि खेती में यानी ड्राई फार्मिंग में सामान्य वर्धन काल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम क्या, ग्रोविंग सीजन, कितने दिनों का होता है? तो हमारा होता है लेस देन 200। कितना होता है बेटा? लेस देन 200। क्योंकि क्यों होगा? 200 दिन से कम, 200 दिन से कम इसलिए होगा क्योंकि वो कैसा है, शुष्क रीजन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, इन हेड टू हेड सिस्टम ऑफ हाउसिंग एनिमल्स आर टाइड इन सच अ वे दैट दे स्टैंड फेसिंग, आवास की सिर से सिर हेड टू हेड की प्रणाली में जानवरों को किस तरह से बांधा जाता है कि वे खालिस्तान के या फिर डैश के सम्मुख रहे, मतलब एक दूसरे के क्या रहे, सम्मुख रहे। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 भी आ गया, मतलब ईच अदर, ठीक है, वो कैसे रहे उनका जो, अब देखो हेड टू हेड, यहां देखो बेटा पिक्चर में देख रहे हो आप, तो हेड टू हेड में क्या दिख रहा है आपको, ये इसका हेड, ये इसका हेड, तो इनका हेड क्या है, आमने सामने है, ठीक है। तो ये होती है हेड टू हेड प्रणाली। टेल टू टेल अलग होता है, ठीक है। यहां देखो मैंने इसमें मेंशन किया था, नहीं किया, चलो मैं बता देता हूं। यहां देखो हेड टू हेड में दिक्कत क्या होती है, इसमें इसकी एडवांटेज ये है कि आपको चारा डालने में दिक्कत नहीं होती, चारा एक में डाल दो दोनों को हो जाता है। अब अलग अलग सिर करके बांधोगे तो यहाँ भी चारा डालोगे, इस साइड भी चारा डालोगे, तो आपका टाइम लगेगा ना चारा डालने में, यहाँ पर एक ही टाइम में चारा डाल देते हो। दूसरी चीज, अब मान लो एक पशु को बीमारी होगी तो उसका चारा वो भी खा लेगा, तो उसको भी बीमारी हो जाए, इसकी हानि होती है। दूसरी हानि क्या होती है इसकी, इसका डिसएडवांटेज एक ये भी होता है बेटा कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से लड़ भी सकते हैं। टेल टू टेल यानी यदि उनको पलट दो आप, ठीक है, इनको क्या कर दो, पलट दो, यानी इनकी पूंछ से पूंछ मिला दो, ऐसी जब आप प्रणाली अपनाओगे डेयरी में तो ये कहलाएगी आपकी बेटा टेल टू टेल, पूंछ से पूंछ विधि, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस सब्जी की खेती गर्म सीजन में की जाती है? यार ये तो पता होगा, बैगन की। पोटैटो की कब करते हैं बेटा? रबी में, ठंड में। ठीक है, गार्डन पी कब लगाते हैं बेटा? ठंड में लगाते हैं यानी रबी में। कैबेज कब लगाते हैं? ये भी आप विंटर सीजन में लगाते हैं यानी रबी में। ठीक है, तो एक ही बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, अब यहां पर देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए यार, चुन्नू उन्नू से क्वेश्चन है, हम एग्रीकल्चर वाले हैं, इतना ही को नॉर्मलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के प्रदर्शन के त्वरित सुधार के लिए प्रजनन तकनीक का विकल्प है यदि फॉर क्विकर इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एनिमल द चॉइस ऑफ ब्रीडिंग टेक्निक इज, यानी आपको पशुओं की क्या करनी है बेटा? त्वरित मतलब जल्दी ही उसकी ब्रीडिंग को इंप्रूव करना है सर। यदि आपको उसकी ब्रीडिंग को क्या करना है? रैपिडली इंप्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सी मेथड करोगे? क्रॉस, मतलब आप कौन सी मेथड का उपयोग करोगे ब्रीडिंग की? तो ब्रीडिंग की बेटा कौन सी मेथड का उपयोग करोगे आप? क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब देखो, इन ब्रीडिंग में टाइम लगेगा, 4 से 6 जनरेशन में आप डेवलप कर पाओगे, हमने अभी पढ़ा। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या करोगे बेटा? आप अलग अलग मतलब डिफरेंट नस्ल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड को क्या करोगे? आपस में क्रॉस करवा दोगे। यानी बोलोगे तो जैसे आप साहीवाल, एक नस्ल आपने ली साहीवाल और दूसरी ले ली बेटा आपने क्या? गिर। इनका क्रॉस आप जल्दी करवा दोगे तो इनकी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो कैसी होगी? डेवलप हो जाएगी, जल्दी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे? ये तो प्योर अच्छी नस्ल होगी। यदि मान लो आप यहाँ गिर ना रख के बेटा कोई भी देसी नस्ल रख लो, यहाँ पे क्या रख लो? कोई भी देसी नस्ल यहाँ पर आप रख लो। ठीक है, कोई भी देसी नस्ल यहाँ पर रख लो तो ये जल्दी इंप्रूवमेंट कर जाएगी। तो ये इसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है हमारी क्रॉस ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में टाइम लगता है, ग्रेडिंग अप में भी टाइम लगता है। इसमें बेटा 7 जनरेशन तक आपको ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी, तब जाके ये नस्ल क्या होगी? इंप्रूव होगी, है ना। तो सबसे अच्छा हमारा होता है कि आप क्रॉस करवा दो एक उत्तम नस्ल के साथ, इसीलिए क्रॉस ब्रीडिंग है। क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग में आप जो एक नस्ल हमेशा क्या रखोगे? एक हाई क्वालिटी सुपीरियर नस्ल रखोगे। ठीक है, तो ये जल्दी प्रभाव डालेगी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DWRB160 इज अ वेराइटी है किसकी? किसमें? तो यह है वार्ले की। तो अब यहां से एक बात और समझ लो बेटा कि जो भी इंपॉर्टेंट वेराइटी है जैसे व्हीट की है, ग्राम की है, राइस की है, ठीक है, उनको याद रख लेना। दूध में वसा इस रूप में मौजूद रहती है, तो दूध में वसा होती है बेटा वो किस में रहती है? शुद्ध विलयन में। ये तो होता ही नहीं है। कोलाइडी सप्रेशन में नहीं होता, मिक्सचर में नहीं होता बेटा, इमल्सन में होती है। किस में होती है? इमल्सन या पायसन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पायसन। तो पायसन फॉर्म में होती है मिल्क में वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिजीनियस कैटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो देसी मवेशी होते हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ठीक है, उसको हम कैसे निर्धारित करते हैं कि ये हमारा देसी नस्ल है? ये कौन सा नस्ल है? देसी नस्ल है। तो बेटा सबको पता होगा, टेल, पूंछ तो दोनों में होती है यार, क्या इसमें पूंछ नहीं होगी? विदेशी में पूंछ होती है, हुप, खुर भी होंगे, मजल, थूथन ये भी होगी बेटा, लेकिन हम्प नहीं होती। ऊबर जो निकली रहती ना ऊपर, हम ये नहीं होती विदेशी नस्लों में। तो हम समझ जाएंगे ये नस्ल कौन सी हमारी? विदेशी नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, द मेन पर्पस ऑफ रियरिंग कॉमर्शियल बॉयलर चिकन, जो वाणिज्यिक बॉयलर चिकन होता है उसके पालन पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा? गेम पर्पस से नहीं, गेम पर्पस से हम पालते हैं किसको बेटा? असील प्रजाति होती है मुर्गी की, क्या होती है? असील प्रजाति, इसको पालते हैं गेम पर्पस से। एक प्रोडक्शन के लिए पालते हैं क्या? ब्रॉयलर को नहीं पालते। ठीक है, ये भी नहीं होगा हमारा। बोथ मीट एंड एग नहीं पालते, सिर्फ और सिर्फ हम पालते हैं किसके लिए? मांस उत्पादन के लिए। ठीक है, किसके लिए पालते हैं हम? मांस उत्पादन के लिए पालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हॉट रीजन द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द पोल्ट्री सेड शुड रन फ्रॉम, मतलब यदि हम बात करते हैं गर्म क्षेत्रों की, किसकी बात करते हैं हम? गर्म क्षेत्रों की बात करते हैं, और वहां पर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं
तो पूछा जा रहा है कि वहां पर जो आप शेड बनाओगे उसका डायरेक्शन कैसा रखोगे। तो डायरेक्शन कैसा रखोगे बेटा, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर रखोगे। क्यों क्यों रखोगे, क्योंकि जो सनलाइट आती है जैसे ही सन उगेगा कहां से उगेगा, ईस्ट से, ठीक है, और कहां जाएगा, वेस्ट की ओर जाएगा, ठीक है। तो यहां इसको क्या होगा कि ईस्ट से वेस्ट रखोगे तो जो सनलाइट रहेगी वो प्रॉपर आपके किस पर पड़ेगी, जो आपका क्या है शेड बना हुआ है उस पर प्रॉपर सन डायरेक्शन पड़ेगी, जिससे जो बैक्टीरिया पैथोजन है छोटे छोटे से वो क्या होते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी दूध के नमूने का लैक्टोमीटर पठन 60 डिग्री सेल्सियस 29 है तो इसका विशिष्ट ऊष्मा ये है, तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसकी मेथड मैं मेंशन कर दूंगा, लेकिन राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ बैंक लोन टू स्टार्ट अ लार्ज स्केल डेयरी फार्म बिजनेस, द फार्मर हैज टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ हिज ओन, दिस शेयर ऑफ द फार्मर इज, देखो बेटा ये क्वेश्चन प्रीवियसली जो हमने पार्ट सेकंड या फर्स्ट किया था उसमें भी आया है, ठीक है। मार्जिन मनी क्या होती है, मार्जिन मनी मैंने उसमें भी बताया था। अब देखो यहां पर एक ही एग्जाम में डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन, हो गया। अब बात ये होती है, इसलिए मैं बोल रहा था कि बेटा प्रीवियस क्वेश्चन जब एक ही एग्जाम में व्यापम वाले बहुत खतरनाक आदमी है ये लोग, जब एक ही एग्जाम में ये लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये दे ही देते हैं, 8-10 क्वेश्चन तो वो डालते हैं हर साल एक दूसरे एग्जाम के, ठीक है। तो मार्जिन मनी मैंने पहले भी बताया था आपको क्या होता है क्या नहीं होता। कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल एक बार हम इन्वेस्ट करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। वेरिएबल कॉल अलग होती है, लिक्विड असिस्ट अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन होगा मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फर्टिगेशन, फर्टिगेशन से आप क्या समझते हैं। तो बेटा फर्टिगेशन तो सबको पता होगा, सिंचाई या पानी के माध्यम से जब हम सिंचाई करते हैं तो उसी के दौरान पानी में घोलकर हम क्या दे देते हैं, उर्वरक दे देते हैं फसलों को, वो क्या कहलाता है बेटा, फर्टिगेशन। अब क्वेश्चन बनता है फर्टिगेशन करते किस मेथड में, तो फर्टिगेशन करते हैं बेटा ड्रिप इरिगेशन। किसमें करते हैं, ड्रिप, आप ड्रिप लगाओगे ना तो ड्रिप इरिगेशन में क्या कर दोगे, फर्टिगेशन ड्रिप के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर यदि एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन वाटर क्या कहलाएगा आपका, फर्टिगेशन कहलाएगा। इसके बाद यहां पर देखो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बेंड रिप्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का बेंड रिप्लेसमेंट क्या होता है, यहां देखो प्लेस ऑफ अ बेंड ऑफ फर्टिलाइजर अबाउट 2 ट्रेंचेस इन स्लाइड, फर्रों में आप क्या कर देते हो, फर्टिलाइजर को ट्रेंच में क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो, डाल देते हो, है ना। सीड डेप्थ कितनी रखते हैं, ये 2 इंचेस, याद रखना बेटा 2 इंचेस रखी जाती है, कितनी रखी जाती है, 2 इंच रखी जाती है, ठीक है, किसकी, बेंडिंग के लिए, है ना। तो बेंड प्लेसमेंट हम कैसे करते हैं, ट्रेंच यानी छोटे छोटे पिट, या फिर आप फर्रो ओपन करो एक 2 इंच गहरी, ज्यादा गहरी उसकी डेप्थ नहीं रखनी, 2 इंच की एक फर्रो करो और उसमें क्या कर दो, फर्टिलाइजर का क्या कर दो, रिप्लेसमेंट या प्लेसमेंट कर दो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेंड प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। बेसल एप्लीकेशन क्या होता है बेटा, बेसल एप्लीकेशन जब आप खड़ी फसल में क्या देते हो, ठीक है, खड़ी फसल में आप यूरिया का छिड़काव कर देते हो, डीएपी का छिड़काव कर देते हो, या फिर बिफोर सोइंग भी करते हो ना, जैसे आप सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी डालते हो, सुपर खाद छिड़कते हो, तो ये सब होता है बेसल एप्लीकेशन। फोलियर स्प्रे क्या होता है बेटा, उर्वरक का पर्णीय छिड़काव, उर्वरक का पर्णीय छिड़काव यानी फोलियर स्प्रे, जब आप प्लांट उसका लिक्विड बनाकर स्प्रे करते हो वो आपका क्या होगा, फोलियर स्प्रे कहलाएगा, पत्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वीट पी इज एन, मीठी मटर एक खालिस्तान की किस्म है, किसकी किस्म है बेटा, पल्स की, आप बोलोगे मटर, ठीक है, दाल वाली है, ऐसा नहीं है। तो फ्रूट फलदार नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, ये है बेटा ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधा है। यहां देखो ना ये स्वीट पी रहता मटर जैसा है लेकिन मटर नहीं होती, ठीक है, तो ये क्या है हमारा ऑर्नामेंटल प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following is the best example of the crop rotation? जो फसल चक्र है उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इनको कभी भी भूल कर भी मत स्कैप करना, ठीक है। तो यदि आप करते हो फॉलो राइस मस्टर्ड, यदि एक साल आप क्या करते हो, परती छोड़ देते हो जमीन को, दूसरी साल उसमें राइस लगाते हो, फिर मस्टर्ड लगाते हो,
क्या आपका ये फसल चक्रण कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके बाद आप यदि सीसम लगाते हो, फिर राइस लगाते हो, फिर पोटैटो लगाते हो, तो ये कहलाएगा क्या? तिल, चावल, आलू? नहीं कहलाएगा बिल्कुल। अब आप जैसे मान लो ग्रीन ग्राम लगाते हो, हरा चना, ये कब लगाओगे? रबी में। इसके बाद राइस कब लगाओगे बेटा? ये लगाओगे रबी में, राइस लगाई आपने। खरीफ में क्या, सॉरी, रबी में आपने चना लगाया, और रबी में क्या लगा दिया आपने? रबी में लगा दिया आपने, रबी में लगा दिया आपने क्या? राइस, यानी, सॉरी यार, एक मिनट, यहां पर देखो, ग्रीन ग्राम चना कब लगाओगे? रबी में। रबी में आपने क्या लगा दिया? चना। खरीफ में आपने लगा दी राइस, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या लगा दिया? फिर आप क्या लगाओगे रबी में? गार्डन पी। ये देखो रोटेट हो गई ना, एक क्रॉप नहीं लगी बार बार। यहां पर आपने ग्रीन ग्राम लगाया था, लेकिन अब क्या लगा दिया? गार्डन पी। तो ये हो गया रोटेशन, इसी को बोलते हैं फसल चक्र। राइस राइस राइस, ये तो क्या हो गया आपका? मोनोक्रॉपिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द होम ट्रैक्ट ऑफ गिर ब्रीड ऑफ कैटल। मवेशी गिर नस्ल, जो गिर नस्ल है उसका नेटिव या फिर उत्पत्ति स्थान कहाँ है बेटा? तो वो है हमारा गुजरात। तो याद कर लेना, जितने भी नस्लें हैं उनके नेटिव प्लेस वो कहाँ की रहने वाली है, ठीक है, कहाँ उनका उत्पत्ति स्थान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज किंग ऑफ फूडर क्रॉप? ये तो पता होगा यार, चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है। बरसीम किसको बोलते हैं? बरसीम को बोलते हैं राजा किसका? चारे का। गर्बर टेस्ट डज नॉट गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट व्हेन द फैट कंसंट्रेट ऑफ द मिल्क इज लेस देन। मतलब आप जब गर्बर परीक्षण करते हो, गर्बर किस लिए निकाल, गर्बर मशीन रहती है, उससे परीक्षण करते हो आप फैट का, फैट निकालने की, यानी मिल्क में कितना फैट है। तो फैट परसेंटेज निकालने के लिए आप किसका उपयोग करते हो? गर्बर टेस्ट। तो गर्बर टेस्ट में यदि किसी दूध में बेटा 3.2% से कम फैट है, तो वो रीडिंग देगा ही नहीं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ इनक्यूबेटर फॉर प्रॉपर हैचिंग ऑफ चिकन एग शुड बी। अब देखो, वहां पर मैंने देखा था इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन मतलब हैचिंग के लिए जब आप करते हो तो उसको, अंडे को कितने दिन तक रखते हो, इनक्यूबेट करते हो? 21 दिन के लिए, ठीक है। अब उसका टेम्परेचर पूछा गया है, इनक्यूबेटर में आपने रख दिया तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो टेम्परेचर कितना मेंटेन करोगे बेटा? 37.5 से 37.7 डिग्री सेल्सियस। कितना करोगे? 37.5 टू 37.7 डिग्री सेल्सियस पर आप किसे मेंटेन करोगे, ठीक है। यहां पर देखो नेक्स्ट क्या लिखा? हेचिंग। हेचिंग क्या होती है बेटा? अंडों को सहना तथा उनसे चूजे प्राप्त करने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है? हेचिंग। नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग मिल्क गिवन पीरियड द काउ नीड्स एडिशनल फीड फॉर मिल्क प्रोडक्शन विच इज नॉन एज। दूध देने की अवधि के दौरान गाय को उत्पादन के लिए अतिरिक्त चारे की आवश्यकता होती है, जिसे इस प्रकार जाना जाता है, यानी उसे हम क्या कहो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो बेटा यहाँ पर मेंटेनेंस राशन तो पता होगा सबको, क्या होता है मेंटेनेंस राशन? जब हमारा एनिमल या पशु अनप्रोडक्टिव हो जाता है, ठीक है, जब वो दूध नहीं देता है, तब आप उसको जो चारा दोगे सिर्फ उसको क्या बोलोगे? मेंटेनेंस के लिए दोगे, ठीक है। गैस्टेशन रेशन नहीं होता। प्रेगनेंसी के टाइम पर आप जो दोगे वो प्रेग्नेंट रेशन कहलाएगा, ठीक है, प्रेगनेंसी रेशन कहलाएगा। गैस्टेशन में जब उसका क्या होगा? गाभ राशन। जब वो गैस्टेशन पीरियड में होगी उस टाइम जो राशन दोगे वो आपका गैस्टेशन कहलाएगा। लेकिन जब वो लैक्टेड रहेगी, मतलब जब वो क्या रहेगी? प्रोडक्शन कर रही ना दूध का, तो जब वो लैक्टेशन में रहेगी तो उसे बोलोगे क्या? लैक्टेशन राशन। नेक्स्ट है हमारा, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेज बीट। जो सैट खरपतवार है उसका एक उदाहरण क्या है? तो बेटा वो कौन सा है? साइप्रस झरिया। ये याद कर लेना खरपतवार के भी नाम। इसके बाद द यूज ऑफ वाटर चर्नर इज। जो मथनी होती है, मथानी नाम सुना होगा यार, सबके घरों में होगी, गांव में, ठीक है। तो जो मथनी होती है, या फिर उसे हम अपनी एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल देते हैं बेटा वाटर चर्नर, ठीक है, वो होता है। उसका उपयोग क्या होता है? तो सीधी सीधी बात है यार, बच्चा बच्चा जानता होगा। क्या करते हो वहां पर मम्मी लोग? क्या करती है उससे? क्या करती है बेटा? क्रीम से क्या निकालती है? मक्खन ही तो निकालती है, ठीक है। तो वाटर चर्नर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्रीम से क्या निकालना? मक्खन निकालने के लिए।
द टेस्ट दैट यूज इन मिल्क प्लांट टू डिटरमाइन एसिडिटी इन मिल्क इज, दूध में अम्लता निर्धारित करने के लिए दुग्ध संयंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण क्या है बेटा? एल्कोहल। गड़बड़ नहीं कर देना, यहाँ पर गड़बड़ परीक्षण गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर देखो दुग्ध संयंत्रों में प्रयोग किए जाने वाला, तो जो डिटरमाइन एसिडिटी, एसिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए, अम्लता को डिटरमाइन करने के लिए, अम्लता को डिटरमाइन कौन करता है बेटा? एमाइड एल्कोहल। इसका उपयोग होता है इसमें, एमाइड एल्कोहल का उपयोग होता है इसमें। किसका होता है? एमाइड एल्कोहल का। ठीक है। लैक्टोमीटर से क्या निकालते हो बेटा? शुद्धता, दूध की प्योरिटी। In the traditional method of dahi preparation, milk is boiled and then allowed to cool at about 40 degrees Celsius and then old is that added. दही जमाने की पारंपरिक विधि में दूध को उबाला जाता है, फिर लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने दिया जाता है और फिर क्या होता है? पुराना डैश डाल दिया जाता है। पुराना क्या डाल देते हैं बेटा? दूध। अब देखो ये दही बनाने की पुरानी विधि है। अब जो जिसने घर पे बनाया होगा, ठीक है, या फिर देखा होगा, या फिर कोई हो सकता है किसी की डेयरी हो, समझ रहे हो, तो उसको पता होगी ये पुरानी मेथड। घी डालते हो क्या? नहीं डालते हो। बटर, मक्खन डालोगे? क्यों डालोगे यार, ये नहीं डालोगे। हम फिर से क्या करते हैं? पुराना दही डाल देते हैं। उसमें क्या किया जाता है? पहले 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? इसे बॉयल करते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं, फिर उसी में हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं? पुराना वाला जो दही होता है उसे ऐड कर देते हैं ताकि उसमें क्वालिटी इंप्रूव हो जाए उसकी। नेक्स्ट है द एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ काउ मिल्क। ये तो चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है यार, याद कर लेना। कितनी होती है? 1.0282 टू 1.030। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिताया। पिताया या फिर हाइलो सेरियस प्रजाति एक खालिस्तान पौधे की है। तो यहां पर देख रहे होगे बेटा, ये कौन से पौधे की प्रजाति है? पिताया। फ्रूट फलदार पौधे की है, लेकिन इसे क्या बोलते हैं? पिताया या हाइड्रोलिसिस प्रजाति एक खालिस्तान पौधे की है। तो ये प्रजाति है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है बेटा? ड्रैगन, ड्रैगन फ्रूट। क्या होता है ये? ड्रैगन फ्रूट से बेटा ये, इसकी उत्पत्ति स्थान कहां पर है? चाइना में। आप देख रहे होगे ना, इसमें देखो ड्रैगन के जैसा है ना ये फ्रूट, दिख रहा है ना ड्रैगन के जैसा, इसको ड्रैगन फ्रूट नाम रख दिया। ठीक है, तो इसकी ये प्रजाति है। पिचिंग ऑफ कैरिस्थैम्पमम, रोपण के बाद गुलदाउदी या फिर क्राइस्थैनमम की पिचिंग खालिस्तान तक किया जाता है। कब कर देते हैं? जैसे इसे लगाओगे आफ्टर 4 वीक में इसकी क्या कर दोगे? पिचिंग कर दोगे। इन इंडिया द किसान क्रेडिट कार्ड, देखो आ गया यहाँ पर क्वेश्चन। वो वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी बेटा? 1998 में। कब हुई थी? 1998 में। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते गए, सर इसकी शुरुआत जो हुई थी 2004 में। नहीं बेटा, 1998 में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 2004 में सरकार की कमेटी बैठी और उसने बोला कि भाई अब सिर्फ किसानों को खाद बीज के लिए किसान क्रेडिट कार्ड नहीं देना, इनको और भी जरूरतें होती हैं खेती में, तो उनके लिए भी कुछ क्या होता है? फाइनेंशियल जो होता है ना, फाइनेंशियल सहायता उनके लिए भी कुछ देनी चाहिए। तो इनको और चीजें ऐड कर दी गई थी। तो 2004 में और भी चीजें, मतलब इनका क्या बोलते हैं? रिस्ट्रक्चरिंग कर दी गई थी उसकी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। लीफ रेडेडिंग ऑफ कॉटन इज ड्यू टू, जो कपास में पत्ती लाल हो जाती है, लीफ रेडनिंग ऑफ कॉटन इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी से होती है बेटा? तो मैग्नीशियम की कमी से होती है। आप याद कर लेना बेटा, ये समझाने वाले क्वेश्चन नहीं है, यहां पर आपको ये याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा लेग्यूमिनेसियस फूडर क्रॉप फेड टू लाइव स्टॉक, पशु या मवेशियों को खिलाई जाने वाली एक फलदार सब चाला है। तो ये तो सबको पता। सोरगम फलीदार होता है? नहीं होता। ओट्स में फली होती? नहीं होती। मेज में फली होती? नहीं होती। फली होती है बेटा लूसन। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इसको इजीली क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई एंड नॉर्मलाइज करके आप इसका आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग मील्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फास्फोरस।
निम्नलिखित में से किस भोजन में फास्फोरस प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ब्लड मील, ब्लड मील में होता है क्या? नहीं। सबसे ज्यादा फास्फोरस हमने पढ़ा है हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों में क्या होता है बेटा? कैल्शियम प्लस फास्फोरस। तो सबसे ज्यादा फास्फोरस कहाँ होगा बेटा? बोन मील में। ठीक है, फिश मील में भी नहीं होता, हॉर्न मील में भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द स्पेशल प्रूनिंग टेक्निक ऑफ रिमूवल ऑफ ओवरक्राउडिंग एंड इंटरमाइनिंग ब्रांचेस इज नोन एज। असंकुलता और अंत मिश्रण शाखाओं को हटाने को विशेष प्रूनिंग तकनीक को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। क्या होता है बेटा? क्या बोल रहा है? रिमूवल ऑफ ओवरक्राउडिंग। जो ओवरक्राउडिंग मतलब क्या होता है? अनवांटेड, यदि किसी पेड़ पर ज्यादा शाखाएं लगी हैं, ठीक है, जितनी नहीं होने चाहिए जबकि उतनी शाखाएं लगी, तो वो होता है ओवरक्राउडिंग। और इंटरमाइलिनिंग ब्रांचेस, ठीक है, तो इंटरमाइलिनिंग ब्रांचेस और ओवरक्राउडिंग ब्रांचेस को हटाना क्या कहलाता है बेटा? डी हॉर्निंग। क्या कहलाता है? डी हॉर्निंग। निकिंग नहीं होता। निकिंग हम ऊपर की एपिकल बड को तोड़ते, वो निकिंग होता है। टॉप वर्किंग ऊपर की उसको करते हैं, नोचिंग अलग होता है। ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा डी हॉर्निंग। द स्लोप प्रोवाइड फॉर द फर्रो फॉर ड्रेनेज इन बोर्ड बेड एंड फर्रो मेथड। बेड और फर्रो विधि में मुक्त जल निकासी हेतु फर्रो के लिए प्रदान किया जाने वाला ढलान, तो ये मैंने आप उसमें पढ़ना इरिगेशन वाले टॉपिक में, तो हमेशा फर्रो का ढलान कितना रखते हैं? 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। द होम ट्रैक्ट ऑफ जमुना पारी गोड। जमुना पारी का होम ट्रैक्ट यानी उत्पत्ति स्थान या कहाँ की नेटिव है? तो ये बेटा उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु की तो है नहीं, जम्मू कश्मीर की है नहीं, नहीं तो पूछो जमुना पारी है तो जम्मू कश्मीर लगा, नहीं, आसाम की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का हमारा, पोल्ट्री पालन की यानी पोल्ट्री पालन की कौन सी प्रणाली वाणिज्यिक ब्रॉयलर पालन के लिए सबसे उपयुक्त है? देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया। डीप लिटर सिस्टम पूरा बताया है मैंने, पार्ट फर्स्ट, इसका हमारा फर्स्ट वीडियो देखना, तो वहां पर डीप लिटर सिस्टम, या फिर सेकंड में देखना, सेकंड में बताया आई थिंक, है ना, सेकंड में आया है, तो उसमें देखना आपकी डीप लिटर सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारे 2021 के सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन हमारे होते हैं कंप्लीट। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन मैंने जो एनालिसिस किए हैं आपको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड यानी समझ में आए होंगे, और बहुत सारे आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आप जो भी अपकमिंग एग्जाम में आएंगे उन्हें आप कर लेंगे। तो मैं आपको लास्ट टाइम फिर कहता हूं कि यदि आपको मेरा ये डिस्क्रिप्शन या फिर ये यूजफुल सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि हम आने वाले टाइम में, अब जैसे मान लो ये हमारा था डे शिफ्ट का पेपर, अभी मैं मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर लाऊंगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले यार। ठीक है, जब आप हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे हमारा, तो हम आपको और अच्छा कंटेंट लाएंगे। चलो, इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।